हमारा जो पाठ चल रहा था संघवाद, उसी टॉपिक पर आगे बढ़ते अभी हमने देखा था कि संघवाद क्या है। संघवाद के हमने दो उदाहरण भी देखे, एक अमेरिका और एक भारत। अमेरिका में अंतर क्या था, अमेरिका और भारत की संघीय व्यवस्था में, कि अमेरिका का जो संघ बना है वहाँ, जिसको कहते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ के राज्यों ने मिलकर के अमेरिका को ताकत दी है और वो राज्य स्वतंत्र इकाई है, वो कभी भी अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था में भारत के राज्यों का निर्माण केंद्र ने अपनी शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। भारतीय राज्यों को कभी अलग होने का अधिकार नहीं है। ये दोनों में अंतर था। तो हम भारत में अब संघीय व्यवस्था देखें। हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ 130 करोड़ आबादी है, यहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों, क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, यही देखते हैं। आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्तरंजित विभाजन के बाद भारत का जब आज़ादी मिली तो एक बंटवारा भी हुआ। भारत से एक देश अलग हो गया, पाकिस्तान। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। एक संघ सरकार, जिसे हम कहते हैं केंद्र सरकार, और दूसरी है राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना है। बाद में पंचायतों, नगर पालिकाओं के रूप में संघीय व्यवस्था का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, जिन्हें हम ग्राम पंचायतें कहते हैं, प्रधानी, नगर पालिकाएँ। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह हमारे यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों, अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। ये 3 सूचियाँ हैं। संघ सूची, जिसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है। इसी कारण से इन विषयों को संघ सूची में डाला गया। संघ सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। एक है राज्य सूची, जिसमें पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, सिंचाई है, जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय है। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची है, जिसमें शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाद, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय हैं, जो केंद्र के साथ साथ इन पर राज्य भी कानून बना सकता है। मतलब ये दोनों लोग चाहे तो इन पर कानून बना सकते हैं, ऐसा विषय है। तो इसमें राज्य सरकार, मतलब राज्य के विषयों, समवर्ती सूची पर जो अधिकार है वो दोनों सरकारों को है। यहाँ एक सवाल उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता होगा। फिर जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर जैसे विषय इसके अधिकार क्षेत्र में रहें, क्योंकि वे संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में होंगे। माने जो विषय बचे हैं उनका अधिकार केंद्र सरकार को होगा। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साझी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधान अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और उनकी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। माने इस अनुच्छेद के तहत उन्हें कुछ विशेष संरक्षण दिया गया उन राज्यों को। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्राप्त नहीं हो सकते। इन्हें किसी मौजूदा कानून में विलीन करना भी संभव नहीं, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इस कोट में आते हैं।
इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में ही 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूरी करवाना होती है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माने कानूनों का, संवैधानिक प्रावधानों का सही से बंटवारा हो, सही से क्रियान्वयन हो, ये कौन देखता है? न्यायपालिका। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में भी केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार भी है। बस आज के लिए इतना ही।